वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा, हम देखेंगे क्लास 7 का साइंस देखेंगे। हमने क्लास 6 का साइंस, क्लास 6 एनसीईआरटी का साइंस ख़त्म कर चुका है। अब देखेंगे क्लास 7 का साइंस। क्लास 7 का साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, पादपों में पोषण। आपको हम बता दें कि बहुत दिनों से हमने साइंस का पोर्शन को नहीं पकड़ा था। अब हमने क्लास 7 का साइंस का पोर्शन पकड़ेंगे और हम इसे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू लगातार हम मंडे टू फ्राइडे वीडियो को अपलोड करेंगे और इसी में हम इसको ख़त्म करेंगे। इस वीक में जितना दिन होता है हम इस तरह से इसको पूरी तरह से मार्च तक हम इसको क्लास 7 का साइंस को हम ख़त्म कर चुकेंगे। और इस क्लास 6 का हमने साइंस को देख चुका है। आप वहाँ पे जाइए, चैनल पे जाइए, आप उस वीडियो को देखिए, बहुत ही यूजफुल आपको मिलेगा और हर एक टॉपिक को, हर एक पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है। अब देखेंगे फर्स्ट चैप्टर क्या है मेरा, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण क्या बोलता है। पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके होंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज पदार्थों के घटक हैं। भोजन के एक घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसे हम पोषक कहते हैं। जो पोषक हम किसे कहते हैं, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, पोषक कहलाते हैं। पोषक में कौन कौन से आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे, वसा आ जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे और खनिज लवण आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या बोलता है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधा जो है, पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। पादप जो है स्वयं अपना भोजन बनाता है, लेकिन मानव और जंतु ये लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। मतलब कि मानव और जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, मानव और जंतु। पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। और क्या बोलता है, अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। अगर पेड़ पौधे फल नहीं बनाएंगे तो पादप उसका यूज कैसे करेंगे, यही इस चैप्टर में बताया गया है। आप देखेंगे पादपों में पोषण की विधि। पादपों में पोषण की विधि क्या है। पादपों में पोषण की विधि जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पादप अनेक परिवेश में उपलब्ध होते हैं। क्या बोलता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से पादप अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी अनेक परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पादप पोषक पदार्थ जीवों के शारीरिक संरचना वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों को रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनका उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जिससे पोषण की वह विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहला जाएंगे। और जो पौधे अपना भोजन, ऐसे पादपों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन पर ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे विषमपोषी बोलते हैं। इस लाइन को हम बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वो क्या कहलाया जाएगा, वो स्वपोषी कहलाएगा। ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं। एवं जंतु एवं अधिकतर जीव अन्य जीवों, पादप एवं संश्लेषित भोजन पर ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें विषमपोषी बोलते हैं। स्वपोषी कहते हैं उसको जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जो अपना भोजन पादप पर निर्भर होता है उसे क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। अब देखते हैं क्या,
हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ होती है। क्या आप भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होते हैं अथवा केवल कुछ विशेष भागों में निर्मित होते हैं। पादप अपने परिवेश से कच्चे पदार्थ किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य प्रक्रिया तथा उसके स्थानांतरण किस प्रकार होता है। अब देखते हैं क्या प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रकार देखते हैं। अब देखते हैं क्या बोलता है। पत्तियां पादप को खाद्य पत्तियां जो है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां जो है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कौन है, पत्तियां हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तथा पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। आप जानते हैं कि तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश करती है एवं यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं जिसे छिद्र कहते हैं। ऐसे छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। जैसे बोला गया है कि पत्ती में छिद्र होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, वहाँ से उसे क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। अब देखते हैं कोशिकाएं किस पर आपने देखा होगा कि इमारतें ईंटें से बनी होती है। इस प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं कोशिका इकाइयों को जो कोशिका कहलाती है, कोशिकाओं के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्रा एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके केंद्र में एक संपुट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर जेली जैसे समान पदार्थ से घिरा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। ये सब जो लाइन है, ये सब लाइन जो एग्जाम में पूछते रहता है, आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ऐसे हम समझा देते हैं कि कोशिका एक बाह्य संरचना जो घिरी रहती है जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उसके केंद्र में सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक के चारों ओर एक जेली जैसा समान एक पदार्थ से घिरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कोशिका द्रव बोलते हैं। अब देखते हैं क्या, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तो पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों की पत्तियां तक पहुंचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थ के परिवहन का विषय आप आगे कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या होता है, हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खाद्य पदार्थों के संश्लेषण में होता है। जैसे यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये वाले समीकरण को याद कर लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा और जल होगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। कौन बनाएगा, पादप बनाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बोलता है, वंस अगेन हम देखेंगे। खाद्य संश्लेषण में होता है क्योंकि यह खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषित करने के लिए आवश्यक होता है। इस तरह इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाते हैं। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा चरम स्रोत है। इसीलिए सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा क्या है, चरम स्रोत है। सूर्य की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पे यही बताना चाह रहा है। अब क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। वास्तविक पदार्थ है कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति नहीं होगा तो खाद्य पदार्थ उपस्थित नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर होता है। सभी जीवो जो होते पादपों पर ही निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए
परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या निर्मित होता है? ऑक्सीजन निर्मित होता है, जो कि यहाँ पे एक बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे एक निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। ऑक्सीजन की निर्मुक्त होती है, इस परिक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अतः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाती है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या पत्ती है, पत्ती में देखेंगे इसका जो है रंध्र दिखाया गया है। रंध्र जो है पत्ती में दिखाया गया है, जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं दर्शाते हुए पत्ती का चित्र बताया गया है। अब क्या बोलता है? पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है? स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पत्ती में मंड के रूप में क्या संश्लेषित होता है? स्टार्च होता है। उसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब जैसे देखते हैं इसमें चित्र में दिखाया गया है, फिगर में दिखाया गया है कि कोई पेड़ है, सूर्य से प्रकाश ले रहा है और क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। पत्ती में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जड़ से क्या ले रहा है? जल एवं खनिज कहाँ से ले रहा है? जल से ले रहा है। और ऑक्सीजन निर्मुक्त हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सूर्य का प्रकाश ले रहा है, पत्ती में क्लोरोफिल की उपस्थिति होता है। जड़ से क्या ले रहा है? खनिज और जल ले रहा है और ऑक्सीजन को निर्मुक्त कर रहा है और अपना भोजन बना ले रहा है। इसी तरह से देखेंगे, इसी तरह पत्तियों के अतिरिक्त पादपों को दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने, हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होते हैं। पत्ती को छोड़कर हरे पादप में तना में भी होते हैं। हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होते हैं। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल के रूप में हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में काम करते हैं। जैसे कि कैक्टस क्या है? कैक्टस में पत्ते जो होते हैं शूल के रूप में होते हैं या बहुत कम होते हैं, और जो उनके तने हो जो गद्देदार होते हैं, जो हरे होते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब देखेंगे हरे पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां भी क्लोरोफिल होती है, परंतु इन पत्तियों की उपस्थिति लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग के प्रच्छंदन के कारण होते हैं, ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। आप गीले दीवार पर या तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हर अपवंक जैसे काई जैसा पादप को आप देखे होंगे। ऐसे होंगे। ये समानतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं, जिसे शैवाल कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? शैवाल कहते हैं। इसकी रंग हरा क्यों होता है? इसमें क्लोरोफिल होते हैं कि जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। आइए देखते हैं हम। आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य संगठनों के संश्लेषण में किया होता है। परंतु प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? तो
वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होते हुए भी पेड़ पौधे नाइट्रोजन वायुमंडल से न लेकर के मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों से नाइट्रोजन लेते हैं। जैसे कि हम आगे देखते हैं, गैस जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोग यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। अतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादप को नाइट्रोजन मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के संघटकों जैसे कि प्रोटीन वसा का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन और वसा का संश्लेषण कहाँ से करते हैं? नाइट्रोजन से करते हैं। पादपों में पोषण के कुछ अन्य विधियाँ हैं, देखते हैं, हम आगे देखते हैं। ये पादप मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। वंश शुरू से हम देखेंगे इसको। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। वे भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा पोषक किस तरह से प्राप्त करते हैं, देखते हैं। मनुष्य एवं प्राणियों, यहाँ पे वही बताया गया है, मनुष्य एवं प्राणियों की तरह ये पादप भी अपना भोजन के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विषमपोषी प्रणाली बोलते हैं। ये सब स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज एग्जाम में आते रहता है, और 6-7 क्लास के बच्चा के लिए तो ये सब परिभाषा लिखने को एग्जाम में मिलता है। अब देखते हैं क्या, आपको एक वृक्ष के तने के शाखाओं में लिपटी रस्सीनुमा पीली रंग की संरचना दिखाई देती होगी। ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमरबेल में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते हैं। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं। मतलब कि जिस पर ये चढ़े होते हैं, वह पादप परपोषी कहलाता है। जिस अमरबेल जो होता है, जिस पेड़ पे आरोहित होते हैं, वो पेड़ क्या कहलाता है? वो पेड़ परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल पोषकों से वंचित करते हैं। अतः इसे क्या बोलेंगे? इसे परजीवी बोलेंगे। इसको हम अच्छी तरीक़ा से समझाते हैं। किसी पेड़ पे जैसे एक फिगर दिया हुआ है, इस पे एक पेड़ पे जो है अमरबेल चढ़ा हुआ है, तो पेड़ क्या हो जाएगा? पेड़ अमरबेल के लिए परपोषी हो जाएगा। और अमरबेल क्या हो जाएगा? अमरबेल जो होगा परजीवी होगा, किसी और पे जीवित रहने के लिए ये है। तो पेड़ क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा। और पादप क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा। लेकिन क्या बोलता है? पादप परपोषियों को अमूल पोषकों से वंचित करते हैं। और ये जो है अमरबेल जो है पादपों के अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल पोषकों से वंचित करते हैं, जो कि ये पेड़ के लिए सही नहीं है। क्या आपने कुछ पादपों को देखा है, उसके विषय में सुना है, जो जंतु तथा भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं। क्या यह विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या किसी रंग के होते हैं। पादपों को देखिए, ये सामने दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये क्या है? एक घटपर्णी का पौधा है। घटपर्णी का पौधा है। इसमें क्या बोलता है? घटपर्णी का पौधा है, पत्ते घटपर्णी पौधा है। इसके घरे इस पादप के इसके घरे एक समान दिखाई देने वाले संरचना वास्तव में उसके पत्ती का रूपांतरित होता है। पत्ते का शीर्ष भाग जो है घरे से ढक्कन बनता है। घरे के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकेलते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीड़े घरे में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाते हैं। घरों में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों को पाचन हो जाता है।
कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पादप बोलते हैं। और कौन कौन से कीटभक्षी पादप है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में दिया है उसका आप बहुत अच्छे तरीक़े से याद कीजिएगा कौन कौन से कीटभक्षी पादप है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप एक संड्यूस कीटभक्षी, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी जो है क्या है? कीटभक्षी पादप है। कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं? वीनस फ्लैश ट्रैप बहुत सारे हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो दिया हुआ है वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। वीनस फ्लाई ट्रैप है, एक और क्या है, कौन सा है? संड्यूस कीटभक्षी जो है कौन सा है? कीटभक्षी है। कीटभक्षी ऐसा क्यों बोला जाता है कि उसके घड़े की संरचना होती है और उसमें उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों के पाचन हो जाता है। कीटों को भक्षण करने वाले ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पौधे बोलते हैं, कीटभक्षी पौधे बोलते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों में मृदा से वे पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिसे उसकी आवश्यक है? सही है, एक क्वेश्चन सही। अब क्या बोलेंगे? मृतजीवी किसे बोलते हैं? जैसे देखिए मशरूम क्या है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है। जैसे वृक्षों के कुछ दिनों में वर्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते की समान संरचना के गुच्छे भी सामने देखे होंगे। आइए देखते हैं जीवन यापन हेतु किस प्रकार पोषक की आवश्यकता प्राप्त करते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या है? छत्ता है जिसको बोलते हैं मशरूम। अब जैसे क्या बोलते हैं? ब्रेड को खुले स्थान में छोड़ देने पे क्या होता है? उसमें कवक या फंजाई लग जाते हैं। इसकी पोषक प्रणाली अथवा पोषक विधि विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये जो है मृतजीवी विघटनकारी वस्तुएं की सतह पर कुछ पाचक परसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण से विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों के पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या बोलते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। क्या बोलता है? किसी जीव किसी मृत या एवं विघटित जैविक पदार्थों को पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव के क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। जैसे कवक, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों का उपयोग होते हैं। ये उन स्थानों में उगते हैं ये उन स्थानों में उगते हैं जहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है और इस पानी लगा होता है जिसमें जीव किसी मृत विघटित जैविक पदार्थों के पोषण तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या बोलते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान की गई है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान किया गया है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट हो जाते हैं तथा अनुपयोगी हो जाते हैं। अपने अभिभावकों के बारे में ये चर्चा करें। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं उसे नम्य उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से वस्तुएं हैं इस प्रकार के? अब देखते हैं कुछ कवक जो होता है उपयोगी होता है, कुछ कवक उपयोगी नहीं होता। यहीं पे ये बताना चाह रहा है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपने पोषक या आवास को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। उदाहरण कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं तथा वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उसे जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलते हैं। वृक्ष के लिए इस प्रकार के महत्व को क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध बोला जाएगा। जैसे लाइकेन कहे जाने वाले। लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन इसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल का काम क्या है? शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है।
कवक शैवाल को रहने का स्थान, जैसे कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान जैसे जल, कवक जल में रह सकता है, या कवक जल में रह सकता है या कहीं नमी वाले स्थान पर रह सकता है, तथा जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ कवक को देता है। जैसे कवक और लाइकेन एक दूसरे के लिए सहजीवी है। कवक जो हो गया इसको रहने के लिए जल, लाइकेन को रहने के लिए जल प्रदान करेगा, और जो शैवाल कवक और शैवाल, कवक जो हो जाएगा जो जल में रहने के लिए शैवाल को जल में रहने के लिए परिवेश देगा, और शैवाल जो हो जाएगा कवक को जीने के लिए क्या देगा, भोजन बना करके देगा। इसी प्रकार बोलते हैं ये दोनों के मिलन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। कवक और शैवाल के मिलन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है, कभी कभी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में भी आता है, तो आप इसको पूरा अच्छा तरह से ध्यान दे करके समझ लीजिएगा। अब क्या बोलता है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, आपने देखा होगा क्या, आपने पढ़ चुका है कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कमती रहती है। अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो मृदा में पोषक तत्वों की लगातार मात्रा कमते जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस, जैसे कि उर्वरक या खाद में कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास होता है। उर्वरक के रूप में कौन कौन से आता है, NPK, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। एग्जाम में पूछता है, ध्यान दे लीजिएगा इस चीज़ को। अब क्या बोलते हैं, मृदा को इन पोषक तत्वों के समृद्धि के रूप में भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादपों को पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान न हो तो हम केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ नहीं रख सकते। अगर हमें पादपों के पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम उसे उगा तो लेंगे, लेकिन हम उसे स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए समांतर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पादपों के प्रोटीन बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो फसल होती है वो नाइट्रोजन को ले लेती है, तो मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होते हुए भी वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसे मृदा से नाइट्रोजन लेने की वायु से पादप जो है नाइट्रोजन लेने में असमर्थ है, नाइट्रोजन को वायु से नहीं ले पाएगा। इसी प्रकार जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जैसे कि पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल से ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन को उस तरह से लेने में असमर्थ है, नहीं ले पाएगा। पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में अवशोषित करते हैं, क्योंकि जो है पौधे जो है नाइट्रोजन को विलेय के रूप में अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों को परिवर्तित करते हैं। राइजोबियम कहलाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, और परंतु राइजोबियम अपना भोजन सुबह नहीं बना सकते हैं। ये चना कहाँ होते हैं, चना होते हैं, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पादपों के जड़ों में रहते हैं, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादप से प्राप्त होते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करता है। अधिकतर दालें जो है फलीदार पादपों से प्राप्त होते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियंस जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध क्या बोलते हैं, दोनों सहजीवी संबंध किसे बोलते हैं, जो दोनों को बराबर लाभ हो। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी समानतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन वहाँ से ले लेता है। इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा? जैसे स्वपोषी के बारे में हमने पढ़ा। पादप जो है स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और मनुष्य जो है अपना भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं। इसमें हमने क्या बोलते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों के पोषण पर प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः हम इसे विषमपोषी के रूप में समीकृत करते हैं। क्या हम इसे कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी है? तो हाँ, बोल सकते हैं। इसी तरह से मेरा चैप्टर समाप्त होता है। अब देखेंगे इसमें प्रमुख शब्द। स्वपोषी किसे बोलते हैं? जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। क्लोरोफिल किसे कहते हैं? पेड़ पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। विषमपोषी किसे कहते हैं? जो वस्तुएं दूसरे के पादपों पर निर्भर होते हैं। खाद्य पदार्थों के लिए क्या बोलेंगे? विषमपोषी कहलाएंगे। परपोषी क्या कहला जाएगा? वैसे पादप जो दूसरे के बनाए गए भोजन पे डिपेंडेंट होते हो क्या बोलते हैं? परपोषी कहला जाएंगे। कीटभक्षी पौधे के बारे में आपने देख लेगा। कीटभक्षी पौधा कौन कौन से हैं? तो कीटभक्षी पौधा कौन कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से कीटभक्षी पादप कौन कौन से हो जाएगा? वीनस फ्लाईट्रेप कीटभक्षी पौधा हो जाएंगे और संड्यूस कीटभक्षी भी हो जाएंगे। परजीवी किसे बोले? जैसे अमरबेल और पेड़ में जैसे संबंध हो गया, तो अमरबेल क्या हो जाएगा? अमरबेल परपोषी हो जाएगा और पेड़ जो हो जाएगा परजीवी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। मृतजीवी क्या कहला जाएगा? जैसे कवक जो है मृतजीवी के अंतर्गत आ जाएगा। रंध्र क्या होता है? प्रकाश में पेड़ पत्तियों में एक रंध्र होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करता है। सहजीवी क्या हो जाएगा? दोनों का संबंध जो होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। उसी तरह से सहजीवी का संबंध है। कवक क्या हो जाएगा? जो मृत जीवों को, कवक का उदाहरण हो जाएगा कौन सा? छतरी वाला कवक हो जाएगा। डबल ब्रेड पे कवक लगता है, वो सब कवक के एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब देखते हैं क्या आपने क्या सीखा। ये वाले लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले बॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसके बारे में हम देखते हैं। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। ध्यान से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर को रख रखाव के लिए करते हैं तथा वो आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या बोलता है? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्या बोलते हैं? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाएंगे यही। और हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड जल खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट एक जटिल रासायनिक पदार्थ जिसका प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पादित होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उसके उत्तरजीवी के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है, वे मृतजीवी कहलाते हैं। कवक क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल क्या है? परजीवी होगी। अमरबेल जैसे परजीवी पादप जो है वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते, अतः क्या बोलेंगे? विषमपोषी कहलाएंगे। जैसे अमरबेल और एक पेड़ हो जाएगा, तो अमरबेल क्या हो जाएगा?
अमरबेल क्या बोलते हैं, अमरबेल का पादप ऐसे क्लोरोफिल नहीं होते हैं, अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वो आरोहित होते हैं। इससे जिस पर ये आरोहित होते हैं वह क्या बोलाता है, वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी का अमूल पोषक तत्वों से वंचित रहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। तो अमरबेल को क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। और जिस पादप पे होते हैं उसको क्या बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे। आई थिंक अगर हमने बीच में वीडियो को ऐसे बोल दिया होगा, अगर वीडियो में हमने इस तरह से बीच में बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। अब हम यहाँ पे करेक्ट करते हैं। करेक्ट क्या करते हैं, अगर पादप जो है, अगर अमरबेल जो है, अमरबेल जिस पौधे पे होता है वो क्या बोलेगा, वो परपोषी पादप कहलाता है। और अमरबेल खुद क्या है, परजीवी है। इसी तरह से वीडियो मेरा समाप्त होता है। अगर हमने पादप और अमरबेल के बारे में गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और आई होप आपको अच्छा लगा हो। एक वीडियो हमने 6 क्लास एनसीईआरटी का साइंस देख लिया। अब हमने 7th क्लास का एनसीईआरटी का साइंस चालू किया और इसे भी हम जल्द ख़त्म करके हमने अप टू 10th क्लास तक साइंस को चालू करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को चालू करेंगे, जो कि आगामी एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एनसीईआरटी से एनसीईआरटी पढ़ना ही एक बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया हुआ रहेगा, जो आप जा करके वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पे रेगुलर वाइज में टेस्ट चलते रहता है। अब आप वहाँ पे जाएँ और टेस्ट को भी अटेम्प्ट करें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।